है इफ स्टेटमेंट और कितनी तरह से हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं फोरट्रान में, ये हम आज की क्लास में करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इससे जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किए थे, और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमने कहा था कि कई बार हमें जो नॉर्मल फ्लो होता है उस नॉर्मल फ्लो से हम प्रोग्राम को प्रोसीड ना करके कई बार हमें सिलेक्शन या फिर ब्रांचिंग की या लूपिंग की हमें जरूरत पड़ती है। तो किसकी हेल्प से हम करते हैं, तो जिन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप सिलेक्शन या फिर लूपिंग करते हो वो स्टेटमेंट्स ही हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने ये पढ़ा था कि जो लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज, कौन कौन से रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं फोरट्रान में। मैंने कहा था कि इफ स्टेटमेंट के साथ हम ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट ही आपकी यूज कर रहे हैं। तो किस तरह क्या होती है हमारी स्टेटमेंट, पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन से देखेंगे कितनी तरह की होती है, ये उसके बाद में रीड करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हमारी इफ स्टेटमेंट। तो जो आप डिसीजन मेकिंग का स्टेप करते हो अपनी प्रोग्रामिंग में, वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जो हमारी इफ स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली आपकी दो तरह की इफ स्टेटमेंट होती है। एक कौन सी होती है, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, और दूसरी होती है हमारी अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। पहले हम देखेंगे कि लॉजिकल इफ स्टेटमेंट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, या कितनी तरह की लॉजिकल इफ स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकती है फोरट्रान में। ठीक है, तो 3 टाइप्स की लॉजिकल इफ स्टेटमेंट पॉसिबल हैं आपकी फोरट्रान में जो आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स, एक होती है हमारी सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, दूसरी क्या होती है लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, और थर्ड होती है नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। लॉजिकल वर्ड हमने क्योंकि ये लॉजिकल का पार्ट है इसलिए लगाई है, वैसे नॉर्मली कहते हैं इनको सिंपल इफ स्टेटमेंट, ब्लॉक इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो 3 तरह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान। तो अब बारी बारी से हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट कौन सी होती है आपकी, अगर मान लीजिए आपका जो इफ स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट में जो आप लॉजिक अप्लाई करोगे उस लॉजिक के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास होता है ट्रुथ का या फिर होता है फॉल्स का। अगर मान लीजिए आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आप कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो आप ट्रू का पार्ट लिखते हो कि भाई ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम देन के बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो वो जो देन के बाद की स्टेटमेंट है उसमें अगर आपकी सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट ही आनी हो, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखने वाले हैं कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो लिखवानी है, अगर उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही अगर हो, तो हम क्या लेते हैं आपकी सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट की हेल्प हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसका सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से आप लिखते हो इसे फोरट्रान में। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इफ सबसे पहले जो स्टेटमेंट का नाम है हमने वो लिखा इफ लिखा कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखते हैं आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो भी आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, जो रिलेशनल थे, और उसके बाद में उनको लॉजिकल में भी हमने पढ़ा एंड और नॉट, तो उस तरह की कोई भी आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन कहाँ पे आएगी, यहाँ आर्ग्यूमेंट में आएगी। इफ का जो आर्ग्यूमेंट है ब्रैकेट में, यहाँ पे आपकी कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको लिखनी होती है। ठीक है, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन का 2 आपके रिजल्ट्स होते हैं, या तो वो सही होती है या वो सही नहीं होती। ठीक, अगर वो सही होती है, इफ लॉजिकल स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बाद क्या आता है आपका देन। देन का मतलब है अगर ट्रू है तो इसके जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखी है उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, उसके बाद में इस स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे फिनिश कर देंगे एंड इफ की हेल्प से। एंड इफ मींस जो इफ स्टेटमेंट आपने शुरू की थी ये उसका एंड है, एंड इफ। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोग्राम में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आनी होगी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी लिखी जाएगी। ठीक, तो ये बिल्कुल छोटा सा हमारा पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रुथ जो था उसको हमने लिखा है।
ठीक है, ट्रू जो पार्ट होता है अगर वही हमें सॉल्व करवाना हो और साथ ही साथ उस ट्रू पार्ट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट अगर आपकी आ रही है तो आप सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक, और ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है बीच में, ये कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो सकती है फोर्ट्रान की। जो भी फोर्ट्रान की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी आ सकती है स्टेटमेंट की जगह पे। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह से आपकी कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब जो ये हमारी इफ स्टेटमेंट है, इसमें जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगर ये क्या होगी, ट्रू होगी, तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो आपका जो काउंटर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को छोड़ के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही होगी वहां पे चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को कैसे आपने फ्लो चार्ट की हेल्प से डिनोट करना है, आप साथ ही साथ ये भी करोगे। पहले इसका सिंटेक्स पढ़ोगे, सिंटेक्स पढ़ने के बाद इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मीनिंग हो गया कि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा काउंटर, अदरवाइज काउंटर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने डिसीजन लेना था, जो आपकी एक्सप्रेशन थी, वो एक्सप्रेशन कहाँ आएगी, इस डिसीजन बॉक्स के अंदर आएगी। कंडीशन की दो वैल्यू हो सकती हैं, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो जो आपकी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करे, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो काउंटर कहाँ चला जाएगा, जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ये ब्लॉक आपका स्किप हो जाएगा, इसे नहीं रीड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपके फर्दर स्टेटमेंट्स आएंगे वो इस नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद आपके आएंगे। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके दो वेरिएबल्स हैं, x और y, दो वेरिएबल है और आपने ये कंडीशन चेक करनी है किसी पॉइंट पे कि x की वैल्यू y से बड़ी है या नहीं है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, और अगर ग्रेटर देन y है तो आपका कोई दूसरा वेरिएबल होगा प्रोग्राम में r, उसमें जो वैल्यू स्टोर होनी है वो कैसे स्टोर हो जाए, x प्लस y की फॉर्म में स्टोर हो जाए। ठीक है, और जैसे ही x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, काउंटर कहाँ चला जाएगा, इस एंड इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आ रही होगी वहां पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट को। ठीक, सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी आपने कि अगर आपका जो ये जो ब्लॉक है, ट्रू का जो ब्लॉक है, देन के बाद जो ब्लॉक आ रहा है, इसमें अगर एक सिंगल स्टेटमेंट ही अपीयर होनी हो तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट है आपकी, लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट की बजाय, अभी हम कह रहे थे कि एक सिंगल स्टेटमेंट अगर होती है तो हम सिंपल इफ यूज करते हैं, तो एक स्टेटमेंट की बजाय उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स आपकी अपीयर हो रही हो अगर देन ब्लॉक में, इसका मतलब आप इसको एल्स ब्लॉक भी कह सकते हो। और जो एल्स ब्लॉक आएगा वो आपका इसके बाद आएगा, देन के बाद, तो देन ब्लॉक में भी एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो, स्टेटमेंट्स हो, और एल्स ब्लॉक में भी एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो, तो हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसमें आपके दोनों पार्ट आएंगे, देन वाला पार्ट भी आएगा और एल्स वाला पार्ट भी आएगा, इफ देन एल्स। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट है यहाँ पे स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इफ होगा, इफ के बाद आपने क्या लिखी उसके ब्रैकेट में, टेस्ट कंडीशन, जो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसी को ही हम टेस्ट कंडीशन कह रहे हैं। तो जो भी कंडीशन हमने टेस्ट करनी है वो कंडीशन यहाँ पे लिखी जाएगी। देन कुछ स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, वो क्या कहला रही है आपकी, एक के बजाय आपकी कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कह रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक आपका किसके बाद आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको आप एग्जीक्यूट करवाओगे, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो एल्स के बाद जो ब्लॉक लिखा हुआ है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर दोगे, स्टेटमेंट को एंड कर दोगे, एंड इफ, और उसके बाद क्या आ रही है आपकी, कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो आपके प्रोग्राम में नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही होगी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे अपीयर होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ग्राफिकली, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखी हमने, इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, इधर ट्रू और
फॉल्स, तो अगर ट्रू होगी तो किसको आपका एग्जीक्यूट करे, ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसे एग्जीक्यूट करे, ब्लॉक 2 को आपका एग्जीक्यूट करे। ये ट्रू और फॉल्स मैं यहाँ पे आपका लिखना भूल गई हूँ, जब पोस्ट करूंगी उससे पहले मैं यहाँ पे आपके लिख दूंगी। एक ट्रू का ब्लॉक आपने बनाना है और दूसरा फॉल्स का ब्लॉक बनाना है। तो आप अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और फिर काउंटर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो आपका दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक 2 स्टेटमेंट्स का, उसे एग्जीक्यूट करेगा काउंटर और फिर उसके बाद पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आपकी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एक बार पे। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने बार बार कर ली है कि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो जो सेकंड ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे काउंटर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। कुछ आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स आपने अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करवानी है, अगर ट्रू नहीं है तो आपने कोई दूसरी सेट ऑफ एक्सप्रेशंस अगर ट्रू एग्जीक्यूट करवानी है तो हम इस तरह से इफ देन एल्स स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। उसी तरह का एग्जाम्पल है इफ x इज ग्रेटर देन y, देन p की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे आप, q प्लस एक्स करके, और r की वैल्यू निकालेंगे s माइनस वाई करके। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स है इसका रिजल्ट, तो आपकी p की वैल्यू कैसे निकलेगी, q माइनस एक्स करके और r की वैल्यू s प्लस वाई करके। और फिर क्या कर देंगे, हम इसे एंड कर देंगे एंड इफ के साथ, और नेक्स्ट में आपकी कोई भी जो भी स्टेटमेंट हो रही होगी वो आप कहेंगे। इससे पहले भी आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी प्रोग्राम में और एंड इफ के बाद भी आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जब आप किसी प्रोग्राम के बीच में इनको लिखोगे उस टाइम पे। ठीक है, अब ये जो हमने एंड इफ लिखा है, जैसे इसके बाद हम एक और नेक्स्ट स्टेटमेंट करेंगे उसमें हम यहाँ पे एल्स भी यूज करते हैं, एल्स इफ। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें आप स्पेस दे भी सकते हैं और स्पेस नहीं देंगे तो भी वो गलत नहीं है। एंड इफ के बीच में एंड लिखा, उसके बाद में एक स्पेस छोड़ा, फिर इफ लिखा तो भी ठीक होता है, हमारा सिंटेक्स एरर नहीं जनरेट होगा। और अगर आप कंटिन्यूटी में लिख देते हो एंड इफ तो भी आपका करेक्ट है, आपका सिंटेक्स एरर जनरेट नहीं होगा। अब जो आपकी लॉजिकल इफ स्टेटमेंट है, इस लॉजिकल इफ स्टेटमेंट में अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू सिर्फ आपको ट्रू वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट करवाना है तो आप एल्स के बिना भी इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। ओनली देन ब्लॉक स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सिर्फ कंडीशन की अगर वो ट्रू है सिर्फ यही चेक करना है तो हम इफ को सिर्फ देन ब्लॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिंगल। ठीक है, तो वो भी आपका ब्लॉक इफ स्टेटमेंट ही कहलाता है। अगर आपको फॉल्स वाला पार्ट नहीं लिखना है तो आप इसे इस तरह भी यूज कर सकते हो कि इफ लिखोगे, कंडीशन टेस्ट करोगे। ये जो हमने लेस देन के सिंबल लगाए ना यहाँ पे, ये टेस्ट कंडीशन को लिखने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपके नहीं आते हैं जब आप कंडीशन लिखते हो। अभी जो एग्जाम्पल देखा था उस पे हमने क्या लिखा था, सिर्फ जो ब्रैकेट थी इसके अंदर आपकी जो भी एक्सप्रेशन थी वो लिखी जाती है। तो ये आपका सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है स्टेटमेंट के लिए। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको भी हमने इसी तरह से लिखा है। आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो, सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा आपका इसमें सिंटेक्स में। तो कंडीशन हम टेस्ट करेंगे, देन लिखेंगे, देन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होने वाली हैं उन स्टेटमेंट्स को आप लिख दोगे बारी बारी से और उसके बाद में एंड इफ कर दोगे। अगर आप फॉल्स वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करवा रहे हो, आपके जो प्रोग्राम्स होंगे उन प्रोग्राम्स में ऐसी सिचुएशन भी आती है कई बार कि हमें सिर्फ ट्रू ट्रू ही चेक करना हो, फॉल्स चेक ना करना हो। ठीक है, तो जो आपका फ्लो चार्ट था उस फ्लो चार्ट में जो आपका फॉल्स वाला पार्ट था उसमें जो ब्लॉक था वो ब्लॉक हमारा अपीयर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, अब उसको हमने कोई भी ब्लॉक हमारा है, जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखवानी है वो स्टेटमेंट्स हमारी लिखी जाएंगी और उसके बाद में काउंटर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो सीधा एक्सप्रेशन के बाद कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये कोई भी कंडीशंस, ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपकी नहीं आपकी एग्जीक्यूट होंगी, सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट अप्लाई की है उससे। एक एग्जाम्पल हमने लिया है,
आपकी जो स्टेटमेंट्स थी अभी जो हमने पढ़ी ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, उसी का हेल्प लेके एक प्रॉब्लम आपकी दी हुई है बुक में, वो आपको सॉल्व करनी है। आप चाहते हैं कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं m और n, जहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन है n से। आप उनकी वैल्यूज को क्या करवाना चाहते हो, स्वैप करवाना चाहते हो। स्वैपिंग मीन्स जो n की वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाए, n को, और जो n की वैल्यू है वो किसे असाइन हो जाए, m जो वेरिएबल है उसे असाइन हो जाए। आप एक्सचेंज करना चाहते हो m और n की वैल्यूज को आपस में। ठीक है, तो आप किस तरह से यूज करोगे इफ स्टेटमेंट को, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। इफ आपने लिखा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हमने अप्लाई किए, स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर जो हमारी कंडीशन है वो हमने कंडीशन लिखी। ठीक है, जो आपकी कंडीशन है कि m की वैल्यू क्या है, लेस देन है n से, आपने उसे यहाँ पे लिखा m इज लेस देन n। ठीक है, देन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक, क्या करो, आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल चूज कर लिया, टेम्प। टेम्प का मतलब है कोई टेम्पररी वेरिएबल नेम आपने चूज किया है, जिसके अंदर आपने क्या कर दिया, टेम्प इज इक्वल टू m लिख दिया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, कहा था कि इक्वल टू के बाद हम जो कुछ भी लिखते हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल लिखा है उसको असाइन हो जाती है। ठीक, तो m की जो भी वैल्यू है वो हम किसे असाइन करवा दी, हमने किसी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दी। ठीक है, तो आपकी जहां कहीं भी कंप्यूटर की मेमोरी होगी उसमें टेम्प इज इक्वल टू इसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमने क्या अपने कंप्यूटर को कहा, कंपाइलर को, हमने कंपाइलर को कहा कि m इज इक्वल टू n। अब जो n था, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है आपकी, m इज इक्वल टू n, तो n की जो वैल्यू है वो किसमें स्टोर हो जाए, जो वेरिएबल है m उसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, m आपका जो भी वेरिएबल नेम था उसकी जो वैल्यू थी वो किसको चली गई, टेम्प को चली गई। अब m के पास आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, m का जो भी प्लेस था वो आपका ब्लैंक हो जाएगा, उसको अब जो n की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। m इज इक्वल टू n का मतलब है कि n की जो वैल्यू है वो m को असाइन कर दो। ठीक है, अब n आपका क्या हो गया, फ्री हो गया, उसके अंदर अब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो उस फ्री वेरिएबल के अंदर हमने जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल था उसकी जो भी वैल्यू थी वो स्टोर कर दी। ठीक है, तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपने क्या किया, किसी टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से जो वैल्यूज थी वेरिएबल्स की वो आपस में आपने एक्सचेंज करवा दी। इस तरह की सिचुएशन कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आती है जब आपको स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से उनकी वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक, और फिर क्या कर दिया हमने, एंड इफ कर दिया, इस इफ स्टेटमेंट का एंड कर दिया। तो ये किस तरह का एग्जांपल है आपका, जो अभी अभी आपने सेकंड लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, जिसमें सिर्फ ट्रू वाला पार्ट ही हमें एग्जीक्यूट करवाना हो, एल्स वाला पार्ट हमें ना एग्जीक्यूट करवाना हो। अब मान लीजिए आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आपके पास दोनों जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू कैसे थी, m की वैल्यू 10 थी और n की वैल्यू क्या थी, 20 थी, बिकॉज m क्या है, लेस देन है n से। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट होंगी, इसके बाद रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या रिजल्ट मिलेगा, m के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, 20 की, और जो सेकंड वेरिएबल था उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, 10 की। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि कोई भी टेम्पररी वेरिएबल चूज किया, उसमें ये जो 10 था इस 10 को यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब m के आगे क्या बच गया आपके पास, ब्लैंक स्पेस रह गया। अब आपने m के बराबर क्या लिख दिया, n लिख दिया, n की जो भी वैल्यू है वो किसको चली जाएगी, m को चली जाएगी। तो अब तक आपने क्या कर दिया, m इज इक्वल टू 20। ठीक, अब n के सामने क्या बच गया आपके पास, ब्लैंक स्पेस रह गया, तो n को आपने क्या असाइन कर दिया, जो टेम्पररी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है वो इसके सामने हमने लिख दी। तो टेम्प की जो भी वैल्यू थी जो कि 10 थी वो n को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप किसी टेम्पररी वेरिएबल की हेल्प से वैल्यूज को स्वैप करवा सकते हो। ठीक है भाई, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक, ये जो आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, नेस्टेड जो इफ होता है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये आपकी क्या होती है, इनसे थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जब आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई करनी हो।
एक कंडीशन के से आपका काम पर्पस सॉल्व ना हो रहा हो, आपको कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक ही प्रॉब्लम के अंदर कई सारी कंडीशंस आपको साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई करवानी हो तो हम किसका यूज करते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अभी टाइम है तो हम ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है इसको एल्स इफ कंस्ट्रक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो आपने अभी भी का नाम पढ़ा नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक आपका अपीयर हो रहा हो। ठीक, अभी जो आपने लिखा था, इफ लिखा था, कंडीशन टेस्ट की थी, उसके बाद देन यूज किया, फिर से आपने क्या किया था, कुछ स्टेटमेंट्स थी उनको लिखा था, उसके बाद आपने एल्स पार्ट लिखा था। एल्स में फिर से आप क्या अप्लाई कर दो, कोई कंडीशन अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, इफ के अंदर कोई दूसरी इफ स्टेटमेंट आपने अप्लाई कर दी। ठीक है, और अब इस पे कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 कंडीशन को ही सेटिस्फाई करवा सकते हो या 3 को सेटिस्फाई करवा सकते हो। आप इनफाइनाइटली लार्ज एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकते हो, किसकी हेल्प से, नेस्टेड इफ की हेल्प से। ठीक है, लेकिन जब भी हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये इस तरह की साइमल्टेनियस कंडीशंस चेक कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली इस को परफॉर्म करना चाहिए। तो जो भी कंडीशंस आपकी साइमल्टेनियसली आ रही होती हैं उनको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो और कौन सी कंडीशन उसके बाद और कौन सी उसके बाद सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो जो आपका ब्लॉक इफ स्टेटमेंट था, उस ब्लॉक इफ स्टेटमेंट में अ ब्लॉक इफ स्टेटमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड फॉल्स ब्लॉक ऑफ एन आउटर ब्लॉक। आउटर ब्लॉक का मतलब है जो आपकी सबसे पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवाई थी उसका जो एल्स पार्ट था। ठीक है, देन के बाद कौन सा पार्ट आता है, ट्रुथ वाला पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 आपका एग्जीक्यूट हो, एल्स काउंटर कहाँ चला जाता है आपका, एल्स वाले पार्ट पे चला जाता है। तो उस एल्स की जगह पे जो फॉल्स ब्लॉक था उसकी जगह हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक दूसरा ब्लॉक इफ स्टेटमेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या यूज करके, बाय यूजिंग एल्स इफ फॉर्म। इस फॉर्म को यूज करके कुछ लिस्ट ऑफ कंडीशंस होंगी उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्स इफ लिखा, दूसरी कंडीशन हमने लिखी, उस कंडीशन को चेक किया जाएगा, उस कंडीशन के भी 2 रिजल्ट होंगे आपके, या तो ट्रू होगा वो या फिर फॉल्स होगा। तो आप फिर क्या लिखोगे, देन लिखोगे। देन के बाद वो कंडीशन अगर ट्रू है तो जो भी आपका सेकेंड ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगर आपको तीसरी एक और कंडीशन भी वहां पे सेटिस्फाई करवानी है तो आप फिर से क्या किसका यूज करोगे, एल्स इफ का यूज करोगे। ठीक है, और जहां आपकी सारी कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए ये थर्ड कंडीशन थी, उसका ट्रू था पार्ट तो आपने ब्लॉक 3 लिखा, इस तरह से आप कई सारी इफ स्टेटमेंट्स को बारी बारी से लिखते जा रहे हो, और आखिर में जाके ये आपकी लास्ट कंडीशन है, nth कंडीशन है। तो इस लास्ट कंडीशन को आपने क्या करवाया, टेस्ट करवाया। इसका अगर रिजल्ट यस है तो यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो आपकी क्या हो, एग्जीक्यूट हो। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर आपने ब्लॉक लिखा होगा वो ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होंगी साइमल्टेनियसली उसको एल्स इफ के हेल्प से हम ब्लॉक इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते चले जाएंगे। और जहां कंडीशंस आपकी सारी फिनिश हो जाएंगी, जो आप सारी कंडीशंस चेक कर चुके हैं, तो आपका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसमें आप इफ देन एल्स पूरा कंप्लीट यूज करोगे। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर सारी कंडीशंस आपकी चेक हो चुकी हैं तो आपके पास क्या, अपने सबसे आखिर में क्या कर देना है, उसको एंड कर देना है। जो आपकी इफ स्टेटमेंट आपने शुरू की थी सबसे पहले, उसको हमने क्या कर दिया, एंड इफ की हेल्प से फिनिश कर दिया। और उसके बाद में क्या आएगी, आपकी कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, तो आपके प्रोग्राम की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो इसके बाद अपीयर होगी। ठीक है, तो जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करते हैं तो हमने उसको बहुत ही ध्यान से चेक करना होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन करके अभी आपको बताया वो यहाँ पे हमने दोबारा से लिखा है आपका कंडीशन। इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे डिनोट करेंगे, कंडीशन लगाई हमने, फर्स्ट कंडीशन
ये मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया था, जहां हम फ्लो चार्ट कर रहे थे ना, वहां पे समझाया था मैंने आपको नेस्टेड इफ का, ये सेम यही वाला हमने डायग्राम वहां यूज किया था। तो कंडीशन चेक की, दो रिजल्ट होंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू है तो ट्रू में क्या चलना था आपका, फिर से एक इफ ब्लॉक आपने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी, इस इफ की जो स्टेटमेंट्स थी वो आपकी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और काउंटर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, आप फिर से कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, तो आपकी जो एल्स इफ में कंडीशन लिखी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक, इसके भी दो रिजल्ट होंगे, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो इसके जस्ट बाद जो आपने ब्लॉक लिखा है वो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज काउंटर कहाँ चला जाए, और इसको एग्जीक्यूट करके काउंटर फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करवाएगा वो, उसके भी दो रिजल्ट आपके आ सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू है तो एल्स इफ का जो स्टेटमेंट्स है, ये एल्स इफ ब्लॉक का मतलब है इस कंडीशन का जो आपका ट्रुथ का पार्ट था, आपने जस्ट उसके बाद जो कंडीशंस लिखी हैं देन के बाद, वो वाली कंडीशंस है यहाँ पे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्स ब्लॉक। ये बिल्कुल लास्ट वाला आपका है। इस तरह से आपके पास बहुत सारे आप कंडीशंस एक के बाद एक सेटिस्फाई करवा सकते हो। ठीक है, ये जस्ट लास्ट वाला है, जिसके फॉल्स में भी आपने क्या लिखा था, एक ब्लॉक लिखा था, n+1th ब्लॉक जिसको हम कह रहे थे, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद काउंटर फिर से कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ फर्स्ट कंडीशन, जो भी हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको टेस्ट करेगा हमारा कंपाइलर, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो फर्स्ट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फर्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद काउंटर सीधा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल विल बी पासेस टू नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट। तो एल्स इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा, अब फिर उस कंडीशन को जो इसके ब्रैकेट में लिखी थी उसे टेस्ट करेगा। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो उसके साथ जो ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो फिर से आपका जो एल्स इफ पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जनरेट कर सकते हो नेस्टेड इफ की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करना है। ठीक, अब ये देखिए एक एग्जाम्पल है आपका, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। आप चाहते हैं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम में आपको क्या बनाना है कि कोई भी स्टूडेंट है उसका आपको रोल नंबर पता है, उसके मार्क्स पता है, तो आप उसका रिजल्ट उसको बता सकें कि उसका फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है, या डिस्टिंक्शन उसको मिली है, या फिर वो फेल हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक प्रोग्राम जनरेट किया है, किसकी हेल्प से, जो आपने एल्स इफ या फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अभी अभी पढ़ी है उसकी हेल्प से हमने इसे बनाया है। तो सबसे पहले ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है जो हम कर रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ क्या पढ़े थे, इनके पार्ट्स पढ़े थे। ठीक, तो ये आपका पहला आपका प्रोग्राम है। अब देखो इस प्रोग्राम में मैंने आपको जैसे बताया था कि फोर्ट्रान में हम जो कोडिंग करते हैं वो कैसे होती है, कॉलम वाइज हमारी कोडिंग होती है। तो कॉलम वाइज होती है, इसी वजह से देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सी लिखा है। सी का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जहाँ पे हम कमेंट स्टेटमेंट के लेबल को लिखते हैं। ठीक, इसके सामने मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, जब कंपाइलर से आप कंपाइल करवाओगे इस प्रोग्राम को तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये उसे कैसी दिखाई देगी, ब्लैंक दिखाई देगी, वो इसे नहीं रीड करेगा। ये किसके लिए है, ये यूजर्स के लिए है, हमारे लिए है ये, जो हम प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं। ठीक है, कंपाइलर के लिए नहीं होती है, कंपाइलर के लिए कमेंट स्टेटमेंट्स का कोई यूज नहीं होता। ठीक, सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हो उसको आप बताओ कि वो किस टाइप का है। तो आपका जो रोल नंबर है, आपको सबसे पहले आपने बताया कि वो किस नेचर का है, इंटीजर टाइप आपका है, तो आपने इंटीजर लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद क्या लिख दिया, आपका रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, मार्क्स को हमने कुछ भी नहीं कहा है, तो मार्क्स आपका बाय डिफॉल्ट एम से आपके क्या शुरू होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एम मार्क्स की जो वैल्यू है उसे ले लेगा।
ठीक है। और अगर यहाँ पे आप चाहते थे कि आप बताएं कि मार्क्स की वैल्यू आपकी रियल है या फिर इंटीजर है, तो आप यहाँ पे उसको लिख देते, इसके साथ लिख देते, ठीक है। अब उसके बाद में आपने एक स्टेटमेंट लेबल लिया है, ये 10 क्या है, स्टेटमेंट लेबल है कोई, ठीक। ये स्टेटमेंट आपने लेबल इसको दिया है, इसका मतलब क्या है कि आप इस स्टेटमेंट पे बार बार आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक स्टूडेंट नहीं होता, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसी वजह से हमने इस जो आपका ये जो रीड करवाया है, आपने यहाँ पे रोल नंबर रीड करवाया और क्या रीड करवाया है, मार्क्स की वैल्यू को रीड करवाया है। दो आप वेरिएबल्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं चेक करना होता, बहुत से स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करना होता है, इसलिए हमने स्टेटमेंट लेबल की हेल्प ली है। 10 रीड स्टार कोमा स्टार लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। लीस्ट डायरेक्टेड मींस ना तो मैंने ये बताया कि आपको कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करना है, और ना ही मैंने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है। मैं किसी भी फॉर्मेट में आपका जो भी मार्क्स हैं उनको मैं एंटर करवा सकती हूँ। ये जो रोल नंबर है वो भी मैंने नहीं बताया कि कितनी डिजिट का रोल नंबर होगा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। तो मैंने क्या किया, रीड स्टार कॉमा स्टार, उसके बाद में क्या लिखा, जो भी वेरिएबल्स थे उनके वेरिएबल्स के नाम आते हैं यहाँ पे, तो रोल नंबर लिखा, फिर कोमा अप्लाई किया, नेक्स्ट वेरिएबल लिखा मार्क्स। इसका मतलब मेरे पास दो एंट्री आएंगी, फर्स्ट एंट्री रोल नंबर की होगी और जो सेकेंड एंट्री होगी वो किसकी होगी, मार्क्स की होगी, ठीक। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, आपके पास यहाँ पे वेरियस आप इनको असाइन कर दोगे, जो आपका जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना 75% है, 50% है, 35% है, 60% है, 35% है, तो आप ये नंबर्स यहाँ पे यूज करने वाले हो परसेंटेज के। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75%, अच्छा सॉरी ये स्टेटमेंट मैंने मिस कर दी, इफ रोल नंबर इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए जो आपने रोल नंबर एंटर करवाना है उसकी जगह पे आपने क्या एंटर करवा दिया, 0 एंटर करवा दिया। अब 0 क्या है, 0 तो कोई भी रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सीधा काउंटर कहाँ चला जाए, 100 पे चला जाए। 100 पे मैंने कौन सी स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट एंड ऑफ डाटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 नहीं एंटर करना, अगर आप 0 एंटर करोगे तो काउंटर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एंड ऑफ डाटा, ठीक है। इसकी जगह पे आपको कोई भी यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है, ठीक। आपने रोल नंबर एंटर करवा दिया, अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा काउंटर, किस पे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर आपके मार्क्स 75% हैं या उससे ज्यादा है, ठीक है। देन प्रिंट स्टार कोमा स्टार, यहाँ पे आप रोल नंबर, आपका जो भी आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर है और यहाँ उसका मार्क्स है, ये कोमा जो लगा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, दो कोट्स लगे हुए हैं। कोट्स के बीच में आप जो भी चीज लिखते हो वो आपकी एज सच प्रिंट हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या होगा, आपने पहले एंटर करवाए होंगे रोल नंबर और मार्क्स, आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर 75% से ज्यादा था तो आपको लिखा मिलेगा डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये जो चीज यहाँ लिखी है, ये क्या किया है, ये आपका नहीं लिख के आएगा रोल नंबर और मार्क्स, आपका सिर्फ क्या लिख के आएगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75% है तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, डिस्टिंक्शन मिलेगा, जो आपने कोट्स के अंदर लिखा है, सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ ये जो लिखना है इसका पर्पज सिर्फ यही है कि आपने क्या चीज रीड की है, रोल नंबर रीड किया है और मार्क्स रीड किए हैं, उसके बेसिस पे आपको ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ, फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा कि भाई मार्क्स हमारे 65% है या 60 के बराबर है, फिर हम लिखेंगे देन, अगर ऐसा है, ये ट्रू है, तो क्या लिखो, फर्स्ट डिवीजन। तो रोल नंबर लिखा, मार्क्स लिखा और फिर कोमा अप्लाई किया, कोमा के बाद मैंने फिर कोट्स लगाए और यहाँ पे कोट्स बंद कर दिए और उसके बीच में क्या लिखा, फर्स्ट डिवीजन। तो अगर आपके 65% मार्क्स होंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका रिजल्ट आपका क्या है, फॉल्स है, तो आप फिर से मार्क्स को चेक करोगे, ये मुझसे गलती से ई आपका टाइप हो गया है, यहाँ पे आर आएगा मार्क्स, तो मार्क्स डॉट जीई। तो अगर मान लीजिए ये तो जैसे एग्जांपल था, अगर हम यहाँ पे इसको कहाँ पे फीड करते, फोर्ट्रान में ही फीड करते, तो यहाँ पे वो इसको रीड ही नहीं कर पाता क्योंकि हमने वेरिएबल नेम लिया ही नहीं है मार्क्स को, हमने सॉरी ये MAE तो हमने कोई नाम ही नहीं चूज किया है, हमने क्या लिया है, MARK मार्क्स लिया है, तो यहाँ पे इसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता।
तो यहाँ हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर से चेक होगी नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई हो रही होगी तो आपको रिजल्ट में मिलेगा सेकंड डिविजन, और अगर ये भी आपकी फॉल्स है तो आपका फिर से चेक होगा कि 35% से ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, बिलो और अबाउ, इनको आप एक ही जगह पे लिख सकते हो। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो आप ये प्रिंट करवाओ थर्ड डिवीजन, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, फॉल्स है, तो आप क्या प्रिंट करवाओ, फेल आपका वहां पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपने 5 की जो 5 कंडीशंस थी उनको आपने कर लिया है, यहाँ पे चेक कर लिया। तो आप क्या लिखोगे, इफ स्टेटमेंट का, ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका हमने क्या यूज किया, एंड इफ स्टेटमेंट यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में गो टू 10, फिर दोबारा से किस पे चले जाओ, स्टेटमेंट नंबर 10 पे चले जाओ। स्टेटमेंट लेबल 10 पे मींस नेक्स्ट जो रोल नंबर और मार्क है उसे आप फिर से रीड करवाओगे। ठीक है, और अगर आप 0 लिख दोगे रोल नंबर की जगह पे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो गो टू 10 है ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट की जगह है। जैसे आपने लिखा था कि ये इफ ब्लॉक है, उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर आपने फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी 100, फिर से इसको प्रिंट, क्या प्रिंट होके आएगा अब यहाँ पे, ये आपका तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपने यहाँ पे 0 भर दिया होगा। ठीक, फिर आ रही है आपकी स्टॉप और फिर एंड, ये आपकी क्या है, स्टॉप और एंड, ये आपकी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट्स हैं एक तरह से। जो स्टॉप स्टेटमेंट होती है ये आप अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने एक स्टेटमेंट लिखी थी इफ, इसके बाद आप स्टॉप स्टेटमेंट यूज कर सकते थे। यहाँ आपने एक पूरा लॉजिक अप्लाई किया है, नेस्टेड इफ यूज यहाँ किया है आपने, उसके बाद आप यहाँ भी लिख सकते थे इसको, इसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट लिख सकते थे। मतलब ये बताने के लिए कि आपका जो इफ ब्लॉक है वो यहाँ पे फिनिश हो गया, लेकिन एंड इफ की हेल्प से हमने उसको पहले ही उसको ऑफ कर दिया है कि भाई यहाँ पे ये एंड हो गया है, तो स्टॉप लिखने की आपकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपके जब ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम स्टॉप स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप का जो मतलब है वो क्या होता है, लॉजिकल